तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 17 फरवरी के मैथ के एग्जाम पेपर में शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 46/23, ऑप्शन बी में दिया गया है 4/5, ऑप्शन सी में दिया गया है 3/5 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3/4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत अर्थात अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अनंत। उसके बाद में अगला सवाल में 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे सवाल 100% मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 1-2 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जाएगा जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर के भागफल में 2n और 5m होना आवश्यक है। तो यहाँ पे यदि हम 88 और खंड करेंगे तो 11×8 इसमें 11 आ जाएगा, तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं हो सकता है। ये 210 दिया गया तो 21 दिया गया, ठीक है, तो 3×7 इसमें 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 11×110 इसमें 11 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे ना तो 15/1600 दिया गया है और 1600 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 आएगा, 2 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आएगा, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। याद है, शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा के द्वारा लिखते हैं। इसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान यहाँ से देख लीजिए, तो a दिया गया है, आप a लिखेंगे और a के बदले में दिया गया d, तो आप यहाँ पे d लिखेंगे, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के द्वारा a/d क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा। आसान शब्दों में कहे, देखिए ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम में यदि पूछा जाएगा ना तो जितना आपको क्वेश्चन में रहेगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि √18 का गुणनफल हम लोग परिमेयीकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं 1, तो इसमें हम √18 और √18 ऐसे करेंगे। √18 में यदि आप √18 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18 और नीचे बचेगा √18। फिर से हमें गुणनफल करना होगा √18 और √18 से। 18 में यदि हम √18 से ना करेंगे तो दोस्तों √18 गुणे 18 हो जाएगा। √18 में √18 से ना करेंगे तो 18, इसे जब हम कटा देंगे तो फिर से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी हम अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या का रूट करते हैं और उसका वर्गमूल नहीं होता है और उसका परिमेयीकरण गुणांक निकालते हैं ना, तो जितना क्वेश्चन रहता है उतना ही क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। अगला सवाल कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा। अगला सवाल करता है कि यदि a बराबर BQ प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो देखिए a बराबर BQ प्लस आर को हम लोग भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल कहते हैं, जहाँ पे शेषफल का जो मान है वो भाज्य के मान से छोटा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे।
ऑप्शन ए, बी और सी में अपरिमेय संख्या दिया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में यदि √5 को √5 से घटा देंगे तो 6 बचेगा। 6 को हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q के मान 0 के मान के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 9 कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 का शून्य क्या होगा। शून्य ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x² को सेम टू सेम लिखेंगे। अब ये +12x को ऐसे दो संख्याओं में हमें बांट देना है कि जोड़ने पे +12 आ जाना चाहिए और गुना करने पे +35 आ जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, +7x कर देंगे और प्लस कर देंगे 5x। इससे क्या होगा कि 7 5 12 भी हो जाएगा और 7 5 35 भी हो जाएगा। +35 को सेम टू सेम हम लिख देंगे। यहाँ पे x + 7 में x और x कॉमन मिल गया हमारा, ठीक है जी। तो x को कॉमन करेंगे तो ये x + 7 हो जाएगा। यहाँ से हमने 5 कॉमन किया तो इधर भी x + 7 + 35 यानी 7 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को हम एक साथ लिखेंगे, यानी ये दोनों संख्या को हम लोग एक साथ लिखेंगे x + 5, ठीक है। x + 7 दोनों में उभयनिष्ठ है तो x + 7 लिख देंगे। यदि हम x बराबर लिखें तो ये जो +5 देख पा रहे हैं बराबर कर जाकर -5 हो जाएगा। यदि हम x = 7 लिखें तो प्लस जो है वो जाकर उधर माइनस में 7 हो जाएगा, यानी -5 और -7 आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन बी में दिया गया दोनों ऋणात्मक और दोनों हमारा आंसर माइनस में आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका शून्य दोनों ऋणात्मक होगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √121 का वर्गमूल 11 होता है तो ये परिमेय संख्या है। 196 का वर्गमूल 14 होता है तो ये भी परिमेय संख्या है। 289 का वर्गमूल 17 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया √27 और √27 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या हो जाएगा। इसे हम ऐसे करेंगे कि 5y², ये जो -25 आप देख पा रहे हैं बराबर इधर जाकर +25 जाएगा। ये यदि आप y² = 25 लिखते हैं तो 5 गुना में है, इधर बराबर में आके भाग में हो जाएगा 5 या 25। यदि y पर से आप स्क्वायर हटा देते हैं तो 5 पे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि +√5 और -√5 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो +√5 और -√5 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 12 कहता है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का आसान फार्मूला x² माइनस में होता है अल्फा प्लस, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² को हम सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस का सेम टू सेम लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में 3 दिया गया है तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 3 और x में इसे गुना कर देंगे 3x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान -40 दिया गया तो प्लस माइनस मिलेगा क्या होगा, -40 होगा। तो x² - 3x - 40 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 13 कहता है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का हल होगा। तो यहाँ पे a1 का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो हम 1 मानेंगे, a2 का मान दिया गया 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद b1 का मान देख लीजिए 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे। b2 का मान 4 दिया गया है, इसे कटा देंगे तो फिर से 1/2 आ जाएगा। c1 का मान देख लीजिए 4 दिया गया है, c2 का मान 8 दिया गया है, कटा देंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो जो भी समीकरण a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के रूप में हो तो उसका अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या हो जाएगा। कोई शून्यक मान लेते अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 1/अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे b का मान हमसे पूछा गया है तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c/a, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा यहाँ पे कट जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ए में यदि आप x ना करेंगे तो ए हो जाएगा और सी में आप x ना करेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a
ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा वो -1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, और समकोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री का होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं होने के लिए डी का जो मान है वो <0 होना चाहिए, और डी का बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac होता है, और <0 कर देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 1/α + 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा को एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, तो वहीं पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। अब यहाँ पे a से a कट जाएगा तो ये -b/c बचेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे b का मान हमें चाहिए, तो b का मान तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। इसके बाद में हमें चाहिए c का मान, c का मान -6 है तो -6 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -1/6 आया है। -1/6 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब -1/6 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद क्या हो जाएगा। आइए इसका 21वां पद ज्ञात करके देख लेते हैं कि आखिर इसका 21वां पद क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 21वां पद ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है कि a + 21 में से a कम करेंगे तो ये 20d हो जाएगा। a का मान हम -3 लिख सकते हैं, 20 को 20, और d का मान हमें चाहिए। d का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये 4 - 3 कर देंगे तो माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7, तो हम d के बदले में लिख देंगे 7। अब ये -3 को -3 लिखेंगे, प्लस का प्लस, यदि हमें 3 में 7 से न कर दें यानी 7 में दूसरा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 बैठा देंगे, यानी 20 + 140 होता है, तो -3 और प्लस 140 मिलकर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 137 हो जाएगा ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 137 होगा, जो कि आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण को पहचानने का आसान तरीका क्या है। हालांकि मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जिनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन ए में दिया गया द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि कोई भी चर यदि बट्टा में दिया गया तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो ये से ही आपका सी और डी गलत हो गया है। कोई भी चर रूट के अंदर हो तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी में भी रूट में दिया गया था, तो जब ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएगा तो प्राप्त ऑप्शन ए होगा, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होने के लिए आसान फार्मूला an बराबर a + n-1 गुने डी वाले फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो हमें चाहिए an का मान, तो an का मान 0 दिया गया तो हम 0 लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों a का मान, तो a का मान क्वेश्चन में 80 था ना, तो 80 लिखेंगे। n का मान मालूम नहीं है तो n-1 लिखेंगे। अब हमें चाहिए d का मान। d कैसे ज्ञात करेंगे, तो 76 में से 80 घटा लेंगे तो हमारा d का मान निकलेगा। आप सभी को बता दें कि 76 में से 80 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे। अब देखिए 0, ये जो +80 आप देख पा रहे हैं इधर आके -80 हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 और गुणे में जो -4 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका भागा -4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 20 चौका ये 20 मरतबे कट जाएगा। ये आप जो -1 देख पा रहे हैं इधर आके +1 हो जाएगा, इधर केवल n बचेगा। तो 20 और 1 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, बराबर n, अर्थात n का जो मान आने वाला है वो 21 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 21वां पद शून्य हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर ज्ञात करना काफ़ी सिंपल है। सारवंतर ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है a2 - a1। आप सभी को मालूम होगा a2 - a1 होता है। तो इस सारवंतर ज्ञात करने के लिए a2 - a1 का मान होना चाहिए ना जी। तो हम क्या करेंगे
कि 6 माइनस जो 4n दिया गया है सबसे पहले हम 1 बैठा देंगे, तो 6 माइनस 4 कम 4 हो जाएगा, 6 में 4 गया तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक बार हम बैठा देंगे, 2 बैठा लेते हैं, तो 6 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आपका ये -2 हो गया। अब यहाँ पे a2 का मान, तो a2 के बदले में हम दोस्तों कितना लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। उसके बाद में माइनस और a2 के सॉरी a2 माइनस a1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो -2 लिख सकते हैं, तो -2 माइनस मिलकर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो +2 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन का सही जवाब 2 और 2 4 होगा। कितने छात्र छात्रा को लगता है सही जवाब -4 होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है कैसे पहचानिएगा। इसका दोस्तों आसान फॉर्मूला ये होता है कि आपको D1 ज्ञात करना है और ज्ञात करना है D2। दोनों परिस्थिति में यदि मान समान आ जाता है तो समझ लीजिए कि दी गई सूची AP में है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4 में से -2 करेंगे, 4 में से 4 माइनस -2 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, अब -6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो ये तो कभी बराबर होगा नहीं, तो ये हमका समांतर श्रेणी नहीं होगा। बी में देखिए तो a² में से a घटाइएगा तो ये बचेगा, a³ में से a² घटाइएगा तो a² बचेगा, ये भी बराबर नहीं हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन सी, तो देखिए 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो भी मान समान आएगा, -1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो भी मान समान आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में दी गई सूची AP में है। अगला सवाल कहता है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। देखिए मूल बिंदु का नियामक इस प्रकार से, जो कार्तीय तल होता है तो ये x वाला होता है, ये होता है y वाला, दोनों के लिए 0 जो काम करता है ये दोनों के लिए काम करता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 कहा जाता है। मैट्रिक एग्जाम 2016 में भी ये सवाल पूछा गया था और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा मूल बिंदु का नियामक 0,0 होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 24 कहते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, जहाँ पे QR बटा BC बराबर 2/3 दिया गया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान क्या हो जाएगा। यदि आप एक प्रमेय को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है जी, वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, 3 का वर्ग 3 9 होता है, 4/9 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन 25 कहता है कि दी गई आकृति में x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमसे x का मान पूछ लिया गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री कैसे हो जाएगा, तो देखिए 60 में 50 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 110 हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 110 में हम कितने संख्या को जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो इसमें 70 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 हो जाएगा, यानी इसका मान 70 डिग्री आ गया है। और ये कोण और ये जो x वाला होते हैं इसका मान समान होते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है तो 2 कोण था, तो एक कोण बनाने के लिए हम क्या किए हैं, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिए हैं, तो 70 डिग्री आ गया है। और यही 70 डिग्री वाला कोण यहाँ पे x का मान भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 26 को देखिए कि बिंदु 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु का नियामक x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। x1 का मान यहाँ पे 0 दिया गया तो हम 0 लिखेंगे, x2 का मान 8 दिया गया तो 8 लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे। 8 में 0 को ऐड किए तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग लगा दिए तो ये 4 मरतबे कट जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे y वाले फार्मूला के माध्यम से, इसका फार्मूला y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y1 का मान लिखेंगे, y1 का मान देख लीजिए 6 दिया गया है तो हम 6 लिखेंगे, y2 का मान दिया गया है 0 तो 0 लिखेंगे, बटा 2 कर दीजिए। अब 6 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, और 6 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 3 होगा। तो पहले आंसर हमारा 4 आया था, दूसरा वाला आंसर 3 आया है। इस प्रकार से 4,3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। और इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। कहता है कि बिंदु 4,6 और 8,2 को मिलाने वाली बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होते हैं, प्लस में होते हैं दोस्तों y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या करते हैं,
x2 का मान यहाँ से ले लेते हैं 8 है तो हम लोग 8 लिखेंगे। x1 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। फिर प्लस में लिखेंगे y2 का मान, तो दोस्तों y2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। y1 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 4 कटेगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। और 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा और इसका स्क्वायर भी 16 होता है। 16 में 16 को ऐड करते हैं तो 32 हो जाता है। 32 का अब हमें करना है गुणनखंड, 4 चुका 16, 16 दूनी 32, यानी डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा। 1 4 रूट से बाहर निकल गया है, रूट में बचेगा केवल 2। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4√2 होगा। ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो 4√2 इकाई ऑप्शन ए में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आइए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1। आप सभी को बता दें 3 और 1 4 होता है और 4 में यदि 4 से भाग लगा भी देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन सी में 1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। 29 नंबर सवाल कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाई होती है। तो याद रखिएगा, जब भी रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है ना तो रेखाएं प्रतिच्छेदी एवं समानुपाती होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 करता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिनमें आपसे कहा जाएगा कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है या किस पाद में स्थित है। तो याद रहे, यदि दोनों बिंदु प्लस में रहेगा तो प्रथम पाद, दोनों बिंदु माइनस रहेगा तो तृतीय पाद, पहले माइनस बाद में प्लस रहेगा तो द्वितीय, पहले प्लस बाद में माइनस रहेगा तो चतुर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों माइनस में दिया गया है, इसलिए यह जो बिंदु होगा तृतीय पाद में स्थित होगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।